हेलो स्टूडेंट, बाल मंदिर बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा वर्सेस इन्फॉर्मेशन के बारे में। हम समझेंगे कि डेटा क्या होता है और कब हमारा डेटा इन्फॉर्मेशन के अंदर बदलता है। स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहूँ कि जो कंप्यूटर सिस्टम है इसका प्राइमरीली मेन उद्देश्य क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम इसका मेन उद्देश्य डेटा को प्रोसेस करना होता है। मुख्य रूप से डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है। अब जो ये डेटा है ये प्रोसेस होने के लिए अलग अलग इनपुट सोर्सेज से आता है। वो उस इनपुट लिए गए डेटा को हम प्रोसेस करवाते हैं और हमें आउटपुट के रूप में कुछ डेटा प्राप्त होता है। अब जो ये आउटपुट के रूप में हमें जो डेटा प्राप्त हुआ है इसी को हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। अलग अलग सोर्सेज से हमने डेटा प्राप्त किया, अलग अलग प्रकार का हमने डेटा प्राप्त किया। उस हर प्रकार के डेटा को हमने प्रोसेस करवाया सीपीयू के माध्यम से और बाद में हमें जो मिला उसको हम बोलेंगे इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन मीन्स होता है हमारा सूचना। सूचना क्या होगी हमारी? कोई भी सार्थक जानकारी। यूजर जो भी सिस्टम पर काम कर रहा होता है वो सिस्टम से कोई ना कोई सार्थक जानकारी प्राप्त करने के लिए ही उसको डेटा देता है इनपुट के रूप में, ताकि सिस्टम उस इनपुट लिए गए डेटा को प्रोसेस करे और उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करके दे। अगर कोई डेटा हमारा प्रोसेस नहीं हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन में नहीं बदला है, तो वो डेटा हमारे लिए काम का नहीं है। हमारे लिए जो यूजर के लिए काम की क्या होती है? एक इन्फॉर्मेशन। इसलिए वो डेटा को प्रोसेस करता है। अगर कोई डेटा प्रोसेस नहीं हुआ है इसका मतलब है कि वो एक सिस्टम के अंदर रखा हुआ सिर्फ ओनली फॉर एक कच्चे तथ्य, मतलब एक रॉ फैक्ट है। तो हम कह सकते हैं कि डेटा क्या होगा? डेटा का मतलब है कच्चे या असंगठित तथ्य, मतलब ऐसे तथ्य जो प्रोसेस नहीं हुए हैं। अगर प्रोसेस हो जाएंगे तब फिर वो हमारे इंफॉर्मेशन के अंदर बदल जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि डेटा मतलब रॉ या अनऑर्गेनाइज्ड, कच्चे या असंगठित तथ्य। एक कंप्यूटर सिस्टम हर चीज को डेटा मानता है। आप सिस्टम के लिए हर चीज का डेटा है, चाहे वो कोई इंस्ट्रक्शन हो, कोई निर्देश हो, चाहे वो पिक्चर हो, कोई आपकी इमेजेस फोटोज वगैरह हो, सॉन्ग्स हो, वीडियोज हो या कोई डॉक्यूमेंट्स मतलब दस्तावेज हो। ये सब चीज क्या सिस्टम के लिए एक डेटा है। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वीडियोज हैं, मूवीज हैं, कोई टेक्स्ट फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, सॉन्ग्स हैं, ये सब चीज क्या है? सिस्टम के लिए डेटा है। ये सब डेटा इन्फॉर्मेशन कब बदलेगा? जब आप इसको इनपुट के लिए प्रोसेस करने के लिए इनपुट दोगे। उसके बाद ये सब चीजें हमारे आपकी किसमें कन्वर्ट होगी? इन्फॉर्मेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई गाना सुनना है, आपको कोई गाना सुनना है, वो गाना आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रखा है। जब तक आप उसको चलाओगे नहीं, मतलब उस गाने पर क्लिक करोगे, उसको प्रोसेस करने के लिए सिस्टम को दोगे नहीं, जब तक आप गाना सुन नहीं पाओगे। जब गाना सुन रहे होते हो तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन है, वो आपकी सूचना है, वही आपके लिए सार्थक है। लेकिन जो सिस्टम में रखा हुआ सॉन्ग है वो आपके काम का नहीं है। तो हम अलग अलग सोर्सेज से इनपुट के रूप में डेटा प्राप्त करते हैं, उस पर प्रोसेस करते हैं और बाद में उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। डेटा को सार्थक जानकारी में बदलने के लिए प्रोसेस किया जाता है, जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, मतलब सूचना कहते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम में कई इनपुट डिवाइस होते हैं जो इसे तथ्यों, अवधारणाओं, निर्देशों आदि के रूप में कच्चा डेटा प्रदान करते हैं। मतलब अलग अलग सोर्सेज से इनपुट डिवाइसेस के द्वारा, मतलब इनपुट डिवाइस कोई सी भी हो, अलग अलग इनपुट डिवाइस मतलब हो, उससे हम इन सभी रॉ डेटा को, मतलब कच्चे डेटा को प्राप्त करते हैं। बाद में इसको प्रोसेस होने के लिए सीपीयू के पास भेजते हैं। आंतरिक रूप से सब कुछ बाइनरी फॉर्म में संग्रहित किया जाता है। अब जो भी आपका डेटा है इंटरनली सब कैसे होगा? बाइनरी फॉर्म में, 0 और 1 की फॉर्म में। ये सब लोग आप जानते हो कि सिस्टम हमारा कुछ नहीं समझता, सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की भाषा ही समझता है। इसलिए हमारा डेटा चाहे किसी भी प्रकार का हो, वो इंटरनली 0 और 1 की फॉर्म के अंदर ही संग्रहित होता है। लेकिन बाहरी रूप से एक्सटर्नली हम सिस्टम को डेटा किस फॉर्म में देते हैं? टेक्स्ट फॉर्म के अंदर इनपुट डेटा को टेक्स्ट फॉर्म के रूप में देते हैं, जैसे कि अंग्रेजी के अक्षरों में, अंकों में, विशेष प्रतीक चिन्हों में या इमेज में, फोटोज में। इन सब के माध्यम से हम सिस्टम को इनपुट के रूप में डेटा देते हैं। ठीक है, लेकिन इंटरनली ये सारा डेटा आपका 0 और 1 मतलब बाइनरी फॉर्म के अंदर ही सिस्टम के अंदर स्टोर किया जाता है। डेटा को अन्य लैंग्वेज से भी इनपुट किया जा सकता है। आप देखो अलग अलग सोर्सेज की बात की जाती है। अन्य लैंग्वेज, जैसे कि आप पाइथन लैंग्वेज के अंदर काम करोगे तो इसके अलावा पाइथन लैंग्वेज के अलावा दूसरी लैंग्वेज भी है, उसके माध्यम से भी आप प्रोग्राम बनाकर सिस्टम को डेटा इनपुट के रूप में दे सकते हो। या इसे फाइल से भी रीड किया जा सकता है, जैसे कि सिस्टम में आपकी कोई फोल्डर फाइल या फोल्डर बने हुए हैं, वहां से भी आप डेटा को इनपुट के रूप में ले सकते हो। इनपुट डेटा विभिन्न स्रोतों से हो सकते हैं, इसलिए यह विभिन्न स्वरूपों में हो सकते हैं। मतलब अलग अलग स्रोतों से हो सकता है, इसलिए अलग अलग स्वरूपों में हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप कीबोर्ड से डेटा देते हो तो आप कोई ना कोई टेक्स्ट लिखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप शॉपिंग करने के लिए किसी मॉल में जाते हो
वहाँ पर आपने कोई सामान खरीदा तो उनके पास बारकोड रीडर होता है, बारकोड पर क्लिक करते हैं और डेटा सिस्टम के अंदर आ जाता है। तो उस प्रकार डेटा, OMR शीट उसका अलग डेटा आ गया। जैसे कैमरे से आपने कोई फोटो क्लिक की तो उसमें इमेज के रूप में डेटा आएगा। मतलब अलग अलग इनपुट स्रोतों से डेटा का स्वरूप भी क्या होगा, अलग अलग होगा। उदाहरण के लिए जैसे कि एक इमेज मतलब एक फोटो रेड, ग्रीन और ब्लू पिक्सल का एक संग्रह है। स्टूडेंट, आप जो फोटोज देखते हो, फोटोज में डिफरेंट कलर्स देखते हो, वो सभी कलर्स RGB से ही मिलकर बने होते हैं। तो एक फोटो जो होता है आपका वो रेड GB मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू, इन तीनों ही कलर्स का क्या होता है, एक संग्रह ही होता है। एक वीडियो फ्रेम से बना होता है, जैसे वीडियो देखते हो तो उसमें अलग अलग फ्रेम्स होते हैं, उसके माध्यम से मतलब वीडियो को हम स्टोर करके रखते हैं। और एक फी रिसिप्ट मतलब कि एक फीस, आपकी फीस दी जाए फीस रसीद, वो न्यूमरिक और नॉन न्यूमरिक दोनों के अंदर बनी होती है। जैसे कि उस फीस, आपकी फीस रसीद के अंदर, रिसिप्ट के अंदर आपका नाम भी होता है, आपके फादर का नाम भी होता है, आपकी क्लास भी होती है और न्यूमेरिक डेटा भी होता है, जैसे कि आपकी फीस कितनी है, उसको अंकों में और शब्दों में हर प्रकार से लिखा जाता है। तो जो आपकी एक फी रिसिप्ट होती है वो न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक हर दोनों प्रकार के कैरेक्टर से बनी होती है। तो मतलब जो कहने का मतलब है कि जो हमारा डेटा होता है वो अलग अलग स्रोतों से लिया जाता है, इसलिए अलग अलग प्रकार का होता है। कंप्यूटर का समग्र कामकाज, समग्र फंक्शनिंग को समझने के लिए डेटा की अवधारणा को इसके विभिन्न प्रकारों के साथ समझना महत्वपूर्ण है। अब स्टूडेंट, डेटा हमारा 3 प्रकार का होता है मेन। तो पहला होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा, दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, तीसरा होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा में के अंदर डेटा हमारा एकदम व्यवस्थित रहता है, अनस्ट्रक्चर्ड में डेटा हमारा व्यवस्थित नहीं होता है, अलग अलग प्रकार का डेटा हमारा एक शामिल किया हुआ रहता है, जैसे शामिल किया हुआ रहता है। और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा जिसमें हम टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। अभी सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्ड डेटा की। स्टूडेंट, ऐसा डेटा जो किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है, मतलब जो जिसमें हर डेटा आपका एकदम मैनेज तरीके से रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन की बात करता हूं तो स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबके नाम वाले कॉलम में आएंगे, उन सबके फादर नेम वाले कॉलम के अंदर आएंगे, या फिर मैं कहूँ उन सबके क्लास वाले कॉलम के अंदर आएगी। तो इस प्रकार का जो डेटा है जो उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चर्ड डेटा। जैसे कि डेटा जो एक स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड स्ट्रक्चर का पालन करता है, मतलब नाम वाले कॉलम में नाम, फादर नेम वाले कॉलम में फादर नेम और क्लास में क्लास, मार्क्स में मार्क्स, ठीक है, जो एक स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड स्ट्रक्चर का पालन करता है और समझने में आसान होता है, उसे कहते हैं हम संरचनात्मक या स्ट्रक्चर्ड डेटा। अब ये जो डेटा होता है ये पूर्व निर्दिष्ट, मतलब पहले से, मतलब हमको पता होता है कि डेटा को हमको इस प्रकार से स्टोर करके रखना है, तो हम उस डेटा को सारणीबद्ध प्रारूप मतलब टेबुलर फॉर्मेट वाले ऐसे डेटा को भविष्य में एक्सेस करने के लिए डेटा फाइलों में संग्रहित किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपकी कोई फाइल है, उन फाइलों में आप अपने इस डेटा को टेबुलर फॉर्मेट के अंदर रखते हो, तो इससे क्या होगा, आगे आपको उसको एक्सेस करने में ईजी रहेगा। जैसे कि आपको एग्जाम्पल देखो, ये यहाँ पर रोल नंबर के अंदर रोल नंबर है, नेम के अंदर नेम है, मंथ के अंदर मंथ है, अटेंडेंस में अटेंडेंस है। मतलब एक किसी स्टूडेंट की ये कि मंथली अटेंडेंस को ये डेटा हमारा शो कर रहा है, जिसके अंदर हमने रो और कॉलम, ये हो जाएंगे हमारे कॉलम और ये हो जाएगी हमारी रो और कॉलम के अंदर हम डेटा को हमने सेव करके रखा है। और इसको हम, और इसमें आप देख सकते हो डेटा हमारा कैसा है, एकदम स्ट्रक्चर्ड है, मतलब वेल डिफाइंड है, अच्छे से हमारा मैनेज किया हुआ है। रोल नंबर के अंदर रोल नंबर, नेम के अंदर नेम, मंथ के अंदर मंथ, अटेंडेंस के अंदर अटेंडेंस। तो ये क्या है, एक टेबल, ये इस टेबल में क्या है, स्कूल द्वारा बनाए गए छात्रों की मंथली अटेंडेंस संबंधित स्ट्रक्चर डेटा को ये टेबल हमारी दिखाती है। तो इस प्रकार से हम जब भी डेटा स्टोर करके रखते हैं इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। अब डेटा इस प्रकार का स्ट्रक्चर्ड रहता है तो हमको इसको किसी फाइल में स्टोर करके रख सकते हैं और वहां से एक्सेस करना भी इसको आसान होता है। यह स्पष्ट है कि इस तरह के डेटा को रो और कॉलम प्रारूप में व्यवस्थित किया जाता है। ये क्या करेंगे, हमारे कॉलम, इस प्रकार से सब कॉलम है, 4 कॉलम है इसके अंदर, और ये हमारी क्या है, सारी रो, ठीक है, और आसानी से समझा जा सकता है। मतलब जो आप डेटा देख रहे हो उसको आसानी से समझ भी सकते हो। संरचित डेटा मतलब स्ट्रक्चर डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में क्रमबद्ध किया जा सकता है। जैसे कि आपने किया मई के हिसाब से किया, मई जुलाई, इस प्रकार से किया, मई जून जुलाई अगस्त, अगर चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो उसको, अगस्त फिर जुलाई फिर जून फिर मई, मतलब आरोही या अवरोही क्रम के अंदर क्रमबद्ध कर सकते हो उसको। उदाहरण में उपस्थित डेटा को महा कॉलम पर बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध किया गया। आप चाहो तो नेम के हिसाब से इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही अवरोही क्रम में कर सकते हो, रोल नंबर के हिसाब से कर सकते हो, किसी भी हिसाब से इसको आप सेट कर सकते हो। संरचित डेटा मतलब स्ट्रक्चर डेटा के अन्य उदाहरणों में सेल्स ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग, ATM ट्रांजैक्शन आदि शामिल है।
जैसे कि आप एटीएम में ट्रांजेक्शन करते हो तो डेट वाइज के हिसाब से सारे ट्रांजेक्शन आपके सेव होते हैं, वैसे ही सेल्स में, वैसे ही ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन सिस्टम के अंदर। अब हम बात करते हैं सेमी मतलब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये स्कूल की मतलब फीस रिसिप्ट है, मतलब अटेंडेंस है, अटेंडेंस की रिसिप्ट है एक, जो स्कूल ने अपने बच्चों के पेरेंट्स को भेजी है। तो यहाँ पर नेम आ जाएगा, यहाँ पे उसकी रोल नंबर है, यहाँ उसकी क्लास है, यहाँ टोटल क्लास हेल्ड मतलब कितनी क्लास हुई है, उसकी अटेंडेंस 150 से 100 है, एब्सेंट, यहाँ पर ग्राफ भी दे रखा है, यहाँ पर टेक्स्ट भी है, यहाँ पर न्यूमेरिक भी है, यहाँ पर सिग्नेचर मतलब एक डिजिटल फॉर्मेट में सिग्नेचर भी है, यहाँ पर एक इमेज भी है। तो मतलब इस प्रकार से जो डेटा होता है इसको हम बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, वे डेटा जो पूर्व निर्धारित रिकॉर्ड फॉर्मेट में व्यवस्थित नहीं होते। जैसे कि हमने अभी देखा स्ट्रक्चर्ड डेटा में, वहाँ पर डेटा हमारा कैसा था, रो और कॉलम के अंदर, मतलब पूर्व निर्धारित रिकॉर्ड फॉर्मेट के अंदर व्यवस्थित था। लेकिन यहाँ पर डेटा हमारा ऐसे व्यवस्थित नहीं है, रिसिप्ट की फॉर्म के अंदर है, जिसमें टेक्स्ट भी है, जिसमें न्यूमेरिक डेटा भी है, जिसमें इमेजेस भी हैं, जिसमें ग्राफ भी हैं, जिसमें आपकी डिजिटल फॉर्मेट में सिग्नेचर भी हैं, मतलब हर प्रकार की चीज़ डेटा के अंदर है। इस प्रकार के डेटा को कहते हैं हम असंरचित मतलब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। उदाहरणों में ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स, ग्राफिक्स, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, सोशल मीडिया पोस्ट, सैटेलाइट इमेज आदि शामिल हैं। मतलब ऑडियो और वीडियो फाइल हो गई आपकी, ग्राफिक्स हो गए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो गए, सोशल मीडिया पोस्ट हो गई, ये सब क्या है इसमें शामिल रहती है। इस तरह के डेटा असंरचित होते हैं क्योंकि उनमें टेक्सटुअल कंटेंट के साथ साथ ग्राफिक्स भी होते हैं। मतलब टेक्सटुअल कंटेंट जो लिखा हुआ है आपके सब कैरेक्टर वगैरह सब टेक्सटुअल कंटेंट, इसके अलावा ग्राफिक्स जैसे कि आपका ग्राफ और ये इमेजेस वगैरह, ये सिग्नेचर वगैरह सब क्या है, ये सब इसमें आएंगे ग्राफिक्स के अंदर, जो एक विशिष्ट प्रारूप का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें कोई रो कॉलम नहीं होते, ऐसा नहीं है कि मतलब रोल नंबर ही आएंगे, इसके नीचे अटेंडेंस भी आ गई। मतलब इस प्रकार से हम डेटा जो स्टोर करके रखते हैं रिसिप्ट फॉर्म के अंदर, उसको हम बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। इसके बाद स्टूडेंट आता है हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। इसमें हम इस्तेमाल करते हैं टैक्स का, उसके टैक्स के द्वारा उसको सेपरेट करके रखते हैं। देखते हैं इसको भी, डेटा जिसकी कोई अच्छी तरह से परिभाषा संरचना नहीं है, लेकिन डेटा तत्वों को अलग करने के लिए इंटरनल टैक्स और मार्किंग को बनाए रखता है, अर्ध संरचित डेटा मतलब सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा कहलाता है। उदाहरणों में ईमेल डॉक्यूमेंट, HTML पेज, कॉमा सेपरेट वैल्यू आदि शामिल है। जैसे कि इसको देखो आप, यहाँ पर नेम, फिर हमने यहाँ नेम टैग का इस्तेमाल किया, ऐसा नेम लिख दिए, मंथ का इस्तेमाल किया, मंथ लिख दिए, क्लास का इस्तेमाल किया, क्लास लिख दिए, अटेंडेंस का इस्तेमाल किया, अटेंडेंस लिख दिए। मतलब इस तरीके से समझो, ये नेम क्या है, नेम एक हमारा टैग है, मंथ हमारा एक टैग है, ये कॉलम नहीं है स्टूडेंट। जैसे कि आपने देखा था स्ट्रक्चर डेटा में नेम हमारे कॉलम था, लेकिन यहाँ पर नेम क्या है, एक टैग। इस नेम टैग के आगे लिखा हमने मोहन। मतलब इस प्रकार से हम जो टैग का इस्तेमाल करते हुए डेटा को मार्किंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। मतलब पूरी तरह से अनस्ट्रक्चर्ड भी नहीं है और पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड भी नहीं है। इस प्रकार के डेटा को हम बोलते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। इस उदाहरण में प्रत्येक उपस्थिति रिकॉर्ड के लिए कोई विशिष्ट प्रारूप नहीं है। यहाँ प्रोसेसिंग के दौरान डेटा वैल्यू की व्याख्या के लिए प्रत्येक डेटा वैल्यू से पहले एक टैग कौन से, इसमें नेम, मंथ, क्लास, अटेंडेंस आदि होते हैं। तो ये हमारा हो गया सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्टूडेंट, ये तो हो गया डेटा के प्रकार कि मतलब 3 प्रकार के डेटा आपको मैंने बताया, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि डेटा हमने इनपुट सोर्स से प्राप्त कर लिया, तो इसको किस प्रकार से हम स्टोर करते हैं और बाद में उसको रिट्राइव करते हैं। तो जब भी हम डेटा की बात करते हैं तो सबसे पहले डेटा को हम कैप्चर करते हैं प्रोसेस होने के लिए। ठीक है, डेटा कैप्चर कहाँ से होगा, किसी ना किसी इनपुट सोर्स से। अब स्टूडेंट, आपकी जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, आपकी जो फाइल्स होती हैं, आपका डेटाबेस होता है, वहाँ से भी आप डेटा को इनपुट के रूप में प्राप्त कर सकते हो। तो उसको हम बोलते हैं डेटा कैप्चरिंग। डेटा कैप्चर करने के बाद डेटा को हम करते हैं स्टोरेज। अब स्टूडेंट, अगर सिस्टम ने आपके इनपुट के ऊपर प्रोसेस किया, आपको इन्फॉर्मेशन मिली, इन्फॉर्मेशन को आपने सिस्टम में सेव करके रख दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि उस सेव की भी इन्फॉर्मेशन का उपयोग आप दोबारा नहीं करोगे। जब भी आप इसका उपयोग दोबारा करोगे तो स्टोरेज से अपने जो आपने जहाँ पर आपने उस डेटा को सेव करके रखा है, वहाँ से डेटा को फिर से प्रोसेस होने के लिए CPU के पास में भेजोगे। तो वहाँ से स्टोर किए हुए डेटा को प्रोसेस करने के लिए आपको उस डेटा को पहले रिट्राइव करना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ होती है, डेटा कैप्चरिंग, फिर स्टोरेज, बाद में रिट्राइवल। मतलब स्टोर किए हुए डेटा को रिट्राइव करना, फिर से उसको प्रोसेस करने के लिए भेजना। ठीक है, तो पूरा एक चक्र चलता है इसके अंदर। तो सबसे पहले समझते हैं डेटा कैप्चरिंग क्या होती है। स्टूडेंट, डेटा को प्रोसेस करने के लिए पहले डेटा को इनपुट या कैप्चर करना होता है। अब यहाँ से इनपुट सोर्स से आप इनपुट लो, या फिर जो आपका स्टोरेज है जहाँ पर आपने डेटा को स्टोर करके रखा है, वहाँ से आप इसको प्रोसेस करने के लिए भेज सकते हो।
इसके बाद किसी फाइल या डेटाबेस में इसको स्टोर किया जाता है। जैसे कि आपने डेटा को प्रोसेस करवा लिया, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, अब उस इन्फॉर्मेशन को अगर आप सेव करके रखना चाहते हो तो आप उसके लिए किसी न किसी फाइल या डेटाबेस का इस्तेमाल करोगे, तो उन्हीं में आप इसको स्टोर करके रखते हो ताकि भविष्य में इसका उपयोग किया जा सके। जब भी डेटा को प्रोसेस करना होता है तो उसे पहले फाइल डेटाबेस से पुनर्प्राप्त किया जाता है। मतलब जो आपकी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जो भी आपका स्टोरेज फंक्शन है, वहाँ से आप डेटा को प्रोसेस करने के लिए पुनः प्राप्त करते हो ताकि हम उस पर आगे की प्रोसेसिंग कर सकें। अब स्टूडेंट अलग अलग पढ़ते हैं। फर्स्ट चीज है डेटा कैप्चरिंग क्या होती है। इसमें डिजिटल रूप में विभिन्न स्रोतों से डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया शामिल है। मतलब डिजिटल रूप से अलग अलग इनपुट डिवाइस, जैसा कि मैं शुरू से कह रहा हूँ, इनपुट सोर्स, अलग अलग इनपुट सोर्स से डेटा को प्राप्त करना। अगर आप इनपुट सोर्स से डेटा प्राप्त करेंगे तो फॉर्मेट कौन सा होगा, उसका डिजिटल फॉर्मेट। तो मतलब इसमें डिजिटल रूप से विभिन्न स्रोतों से डेटा को एकत्र करने की प्रक्रिया शामिल है। यह कैप्चरिंग साधारण उपकरणों जैसे कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, शॉपिंग आउटलेट इस्तेमाल किए जाने वाले बारकोड रीडर, जैसे कि आपने मॉल्स वगैरह में देखा होगा, उनके पास एक मशीन होती है, वो एक आपके जो बारकोड होता है उस पर क्लिक करते हैं और उस प्रोडक्ट से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उस सिस्टम के अंदर आ जाती है। तो हम शॉपिंग आउटलेट्स में इस्तेमाल किए जाने वाले बारकोड रीडर्स, सोशल मीडिया पर कमेंट्स और पोस्ट, अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हो, इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हो, वहाँ पर कमेंट करते हो या पोस्ट करते हो, तो वो भी क्या है, उसके लिए एक इनपुट है। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह पर रिमोट सेंसर, जैसे कि हमारे जो मतलब अंतरिक्ष के अंदर, स्पेस के अंदर अलग अलग प्रकार के हम ये उपग्रह वगैरह को भेजते हैं, ठीक है, सैटेलाइट वगैरह हम सिस्टम के अंतरिक्ष के अंदर भेजते हैं। तो वहाँ से वो जो सैटेलाइट, उनका मेन उद्देश्य क्या होता है कि अंतरिक्ष की जानकारियों को प्राप्त करना और फिर से उसको पृथ्वी पर भेजना। तो ये सब काम किसके द्वारा होता है, रिमोट सेंसर के द्वारा। तो मतलब पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह पर रिमोट सेंसर, इनके द्वारा भी हम डेटा को प्राप्त करते हैं। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, डेटा को कैप्चर करने के लिए। अब हम बात करते हैं स्टोरेज की। अब डेटा कैप्चर कर लिया, इसको हम कहना स्टोर भी करेंगे। अब जब कैप्चर करने के बाद यह बाद में प्रोसेसिंग के लिए कैप्चर किए डेटा को संग्रहित करने की एक प्रक्रिया है। मतलब आपने डेटा को एक बार प्राप्त कर लिया, इस पर प्रोसेस करोगे, प्रोसेस करने के बाद इसको आप डेटा को कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टोरेज डिवाइस में संग्रहित करके रख लोगे। डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेस ने इस काम को आसान बनाने में मदद की। मतलब जितनी भी डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, ये पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, CD, DVD, मेमोरी कार्ड, टेप ड्राइव या आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD, जो आजकल के सिस्टम्स के अंदर आती है, ये सब क्या है, आपके डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेस, जहाँ पर अपने डेटा को आप स्टोर करके रखते हो। और ये सब डिवाइसेस बाजार में उपलब्ध होती हैं। अब इसके बाद में रिट्राइवल, मतलब स्टोर किए हुए डेटा को अगर हमें दोबारा से उसको प्रोसेस करने की आवश्यकता होती है तो उसको इन्हीं डिवाइसेस से स्टोर मतलब रिट्राइव करना। इसमें यूजर की आवश्यकता के अनुसार प्रोसेसिंग के लिए स्टोरेज डिवाइसेस से डेटा प्राप्त करना शामिल है। मतलब जो आपने डेटा कैप्चर किया, बाद में उसको स्टोर किया, उसी स्टोर किए हुए डेटा को दोबारा से आप प्राप्त करना चाहते हो तो आप करोगे डेटा रिट्राइवल। तेजी से डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए डेटा एक्सेस समय को कम करना महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट, हमने आजकल की जो सूचना प्रौद्योगिकी है, इसमें कई तरह की टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट किया है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं हार्ड डिस्क की, एक बात करूं मैं SSD की, ठीक है, हार्ड डिस्क की स्पीड स्लो होती है, SSD स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। तो और ऐसे वैसे बात करूँ जैसे मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, तो ये इनकी स्पीड भी क्या होती है, स्लो। आज के टाइम में आप देख रहे हो कि जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनकी मतलब उनमें ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कि उनमें से काफ़ी फास्टली डेटा को रिट्राइव किया जा सके। तो और वैसे भी आज के टाइम के अंदर हमारा डेटा भी बढ़ता जा रहा है। जैसे कि इंटरनेट के ऊपर एक दिन में न जाने कितना डेटा आता होगा, उस पूरे डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमें ऐसे स्टोरेज डिवाइसेस की आवश्यकता है जो डेटा को बहुत फास्ट रिट्राइव कर सकें और बहुत तेजी से उनके ऊपर प्रोसेस कर सकें। तो वही लाइन का मतलब है, तेजी से डेटा प्रोसेसिंग के लिए डेटा एक्सेस समय को कम करना भी महत्वपूर्ण है। अगर हम प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे तब भी वो सही नहीं है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि डेटा क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और डेटा कब इन्फॉर्मेशन कहलाएगा। मतलब डेटा जब प्रोसेस होगा तभी वो इन्फॉर्मेशन कहलाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की इस वीडियो में डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में समझ में आया होगा। कल हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, धन्यवाद।